हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। वो थोड़ा सा ऊपर लिखा था जिस वजह से कट जा रहा था बोर्ड पे। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था भाई। कष्ट न होने पाए आप लोग को बस किसी तरह, है ना। तो उस कष्ट का निदान कर दिया गया, उसे नीचे लिख दिया गया। नहीं तो कुछ बच्चे बोलते अगर मात्रा नहीं दिख रहा सर मात्रा में गलती है। अरे भैया पढ़ तो लो पहले, ठीक है। तो आज की क्लास जो होगी प्रशिक्षुओं, आप देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा का चुनावी प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप सीख जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, आपने अपडेट देखा होगा कि आपका एग्जाम थोड़ा सा डिले हो रहा है ना। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब बचा है केवल पॉलिटी ही, तो अब इसमें आराम आराम से चलने दीजिए, है ना। बेहतरीन तरीके से क्लास होगा दोस्तों। और आपका साइंस फिनिश होने के कगार पे बिल्कुल फिनिश हो चुका है, समझ लीजिए। तो डेली उसका वन लाइनर क्वेश्चन हम कराएंगे अब इसी तरह पीडीएफ के माध्यम से। तो आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उसका करिए और अनेक क्लास जो चल रहे हैं आप देखिए उसको, है ना। आपका यूपी टेट के भी क्लासेस चलाए जा रहे हैं, आप उसको भी फॉलो करिए, टेस्ट दीजिए। और कोई बच्चे मतलब कि आपको संडे को, इस बार संडे को जो टेस्ट आया था आपका सामाजिक अध्ययन का, वो वन लाइनर दे दिया गया था। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ऐसे टेस्ट थोड़े होता है। भाई अगर आप में वन लाइनर आएगा तो आपको लिखने का तरीका वो बताया गया था कि आप इस फॉर्म में पढ़िए। और आप लोग जो इस तरह व्यंग करते हैं ना, तो समझ लीजिए आप किस पे व्यंग करते हैं, जो आपके लिए इतनी मेहनत करता है। तो व्यंग थोड़ा सा सोच समझ के किया करिए कि किस तरह या फिर किसको क्या बोलना है हमें, है ना। जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता है आपके सपनों को साकार करने के लिए, आप उसे व्यंग करते हैं उस पर, है ना। सोचना चाहिए थोड़ा सा उन विद्यार्थियों को जिनके लिए कुछ चीज़ें हम लोग बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो उनको सोचना चाहिए ना, इतनी दिन रात हमारी जो टीम है मेहनत करती है। लेकिन आप लोग चलिए खैर, हमें तो पढ़ाना है, हालांकि हम पढ़ाएंगे। आप लोग व्यंग करिए, उन छात्रों के लिए पढ़ाएंगे जो छात्र बिल्कुल भी डेडिकेट होते हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करिए, आप लोग को बिल्कुल फ्री मटेरियल और एक अच्छे कंटेंट्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमने दोस्तों पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? कार्यपालिका। अभी इस पे आते हैं, ध्यान से बने रहिए। कार्यपालिका, कार्यपालिका, और हमने पढ़ा था व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका। व्यवस्थापिका को ही हम विधायिका भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? विधायिका, विधायिका बोलते हैं जो विधि बनाती है। और जो तीसरा हमको पढ़ना था न्यायपालिका बेटा, न्यायपालिका, न्यायपालिका, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज। आप लोग देखिएगा और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते चलिए। देखिए हमने यह बताया था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कार्यपालिका आपका कार्यपालिका के बारे में हमने यह बताया था, यह केवल और केवल नाम से फेमस है कि नहीं? नाम से पता चल रहा है हमें कि ये केवल कार्य करती है, मतलब विधि बनाने का काम तुम्हारा विधायिका करेगी। विधेयक से हमको पता चला, विधायिका से पता चल रहा है विधेयक, यानी कि हमारा व्यवस्थापिका होता है। व्यवस्थापिका यह विधेयक बनाती है और यह उस विधेयक को क्या करती है? एक्सिक्यूट कराती है ना, मतलब कि उसको पारित करवा देती है। और उस विधेयक, पारित विधेयक को न्यायपालिका क्या करता है? अगर उसका उल्लंघन होता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, मतलब कि सजा जो सुनाई जाती है न्यायपालिका के द्वारा सुनाई जाती है ना। ये बातें हमने आपको बता रखा है, फिर से आज रिवीजन कर लीजिए। अब देखिए इसमें कार्यपालिका में दो होता है, एक केंद्र होता है, एक होता है राज्य। भैया राज्य स्तर होता है, एक केंद्र स्तर पे होता है, एक राज्य स्तर पे होता है। जो केंद्र स्तर पे कार्यपालिका हमारी होती है, इसमें 3 अंग होते हैं, आपको पता है। राष्ट्रपति, देखिए नेहा पांडे जी आप इस तरह जो कमेंट करती हैं ना, पिछला क्लास में आपका कमेंट आ रहा था, जिससे लवकुश हैं उनका भी कमेंट आ रहा था, डॉली है, तो ये सब सारे फ्रेंड जो हैं तो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो कि ये नहीं देखते हैं कि वीडियो कैसी है। वीडियो अच्छे है बस बात खत्म, वीडियो उनके लायक है, उनको कुछ सीखने को मिल रहा है वीडियो से, तो वह देख रहे हैं, अपना उस नोट प्रिपेयर करते हुए चल रहे हैं। बस समझ लीजिए आप लोग थोड़ा सा अपने पे ध्यान दिए, दूसरे पे न ध्यान दिया करिए, है ना। अब देखिए केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और क्या आता है भैया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके पहले इसके ऊपर होते हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके बाद प्रधानमंत्री, इसके बाद बेटा मंत्रिमंडल, जो हमारा मंत्रीगण होता है वह सब, ये हमारा मंत्रीगण भैया, मंत्रीगण। अनुच्छेद 74 और 75 सारे अनुच्छेद एक ही दिन करा देंगे आपको, जो इंपॉर्टेंट होगा सारे के सारे आप लोग एक बार में याद कर लेंगे। ये तो हमारा आ गया भैया इस तरफ। लेकिन एक चीज आपको पता है बेटा, जो आपका मंत्रीगण है ना, यह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, इसमें 3 मंत्रीगण आते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होता है और एक होता है आपका आपका मंत्री, एक होता है कैबिनेट मंत्री होता है बेटा, एक होता है मंत्रिमंडल।
जो मंत्रिमंडल होता है या फिर मंत्रिमंडल का लीजिए जो होता है बेटा, उसके अंतर्गत मंत्रीगण पूरे आ जाते हैं। और उस मंत्रिमंडल के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री, और कह लीजिए आपकी राज्य मंत्री, और कह लीजिए बेटा आपकी उप मंत्री, ये 3 आते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये 3 आते हैं मंत्री के अंतर्गत। अब राज्य के अंतर्गत सर, राज्य स्तर पर भी तो हमारा कार्यपालिका होता है, तो याद रखेंगे राज्य स्तर पर सबसे ऊपर होता है उपराज्यपाल, मतलब कि राज्यपाल का लीजिए, जिस जहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे उपराज्यपाल हो जाएंगे, है ना, नहीं तो अन्य जगह राज्यपाल हो जाएंगे। राज्यपाल, राज्यपाल बेटा सबके बारे में चर्चा करेंगे। आपको राज्यपाल की एक वीडियो मिलेगी, आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की एक वीडियो मिलेगी, आपको पीएम और मंत्रिमंडल पे एक वीडियो मिलेगी। इस तरह हम पढ़ते हुए चलेंगे, आपकी सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। आप बिल्कुल धैर्य बना के रहिए, है ना। राज्यपाल के बाद बेटा इसके अंदर बताएं आपको, राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री, हमारे सीएम बाबा जो हमारे यूपी के हैं, क्या हैं या मंत्री, आपको पता है ना, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री होगा बेटा, लिख लीजिए आप, थोड़ा सा ध्यान दिया करिए सारी चीजों को। मुख्यमंत्री के बाद बेटा मंत्री परिषद आता है, जैसे यहाँ पे मंत्री गढ़ था ना, यहाँ पे मंत्री परिषद होगा, क्या होगा, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद होगा। इस मंत्री परिषद के अंतर्गत आपको पता है, इस मंत्री परिषद में हमारे वही मंत्री होते हैं जो मुख्यमंत्री के सलाह पे राज्यपाल द्वारा चयन किए जाते हैं, है ना, अलग अलग कार्यभार दिया जाता है। इसके बाद विधायिका की बात कर लेते हैं, ध्यान सुनिएगा बेटा। जो विधायिका होता है इसका काम विधि बनाना होता है, यह विधि बनाता है, विधेयक बनाता है, उस विधेयक को कार्यपालिका के पास भेजता है। मुख्यतः जो कार्यपालिका होता है उसको क्या करती है बेटा, एग्जीक्यूट करती है ना, एग्जीक्यूट करके उसको एक नियम कानून का रूप दे देती है, यानी कि एक्ट बना देती है। ये बातें आपको बताए थे हम कल वाले में, जो बच्चे नहीं देखे हैं देखिए। अब देखिए विधायिका भी 2 तरह होता है बेटा, एक केंद्र स्तर पे होता है, एक केंद्र स्तर पे होता है, एक राज्य स्तर पे होता है। जो केंद्र स्तर पे होता है, जो केंद्र स्तर पे होता है उसमें संसद आता है, संसद होता है। और जो राज्य स्तर पे होता है सर, उसमें क्या होता है, उसमें विधानमंडल होता है। क्या बेटा, विधानमंडल होता है, उसे विधानमंडल बोलते हैं, विधानमंडल बोलते हैं। इसको लिखते रहिए आप लोग, संसद केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर विधानमंडल। और एक बात, जो संसद होता है सर उसमें लोकसभा, आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों संसद के अंतर्गत आते हैं, और विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा, विधान परिषद आता है। यह बातें हमने बताए थे आपको, यह बातें हमने चर्चा कर चुके हैं बेटा, ये चीज आप याद रखेंगे। और एक वीडियो हम इस पे केवल ले लेंगे विधानमंडल पर, आपको बिल्कुल विधिवत जो चीजें पढ़ाई जाएंगी बिल्कुल विधिवत पढ़ाई जाएंगी। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए एक चीज, अब जो न्यायपालिका होता है बेटा, न्यायपालिका का काम, न्यायपालिका, एक चीज पहले इन दोनों के बारे में सुन लीजिए, फिर न्यायपालिका की तरफ चलते हैं। देखिए जो आपको आज पढ़ना है न्यायपालिका, थोड़ा सा चर्चा करेंगे फिर हम इस टॉपिक पे आ जाएंगे। कार्यपालिका और विधायिका, जैसे अगर कोई मंत्री है, मान लीजिए कोई मंत्री है, मान लेते हैं हम क्या, सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज तो गुजर चुकी हैं, मान लेते हैं हम किसी मंत्री को, जैसे आपके निर्मला सीतारमण हो गई वित्त मंत्री, जैसे राजनाथ सिंह हो गए आपके रक्षा मंत्री, जैसे आपके गृह मंत्री अमित शाह यह हो गए, और आपके विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी, है ना, तो आपके जल मंत्री, और आपके मुंडा साहब जनजाति मंत्री, तो ये सब मंत्री हैं। जो जैसे रेलवे मंत्री हो गए आपके पीयूष गोयल जी, है ना, तो ये सब जो मंत्री हैं बेटा ना, ये सब जो मंत्री हैं, अगर यही मंत्री बेटा, अगर यही मंत्री अपने मंत्रालय में बैठकर कोई काम करता है, मंत्रालय में बैठ के कोई काम करता है, अगर मंत्रालय में बैठ के कोई काम करता है तो वह मंत्री कार्यपालिका के नजर से देखा जाता है, कार्यपालिका के नजर से देखा जाता है। लेकिन यही मंत्री जब किसी विधेयक को पारित कराने के लिए ले जाता है संसद में बेटा, क्योंकि संसद तो इसके अंतर्गत आता है, विधायिका के अंतर्गत आता है, विधायिका का वह अंग है ना संसद, तो विधायिका के जब विधायिका में जाता है हमारा कोई मंत्री, जैसे CAA जो आया था, CAB पहले था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बना, कब, पहले इसमें बहस हुआ, हमारे विधायिका में जो संसद है उसमें बहस हुआ, उस पर वोटिंग हुआ, उसके बाद जो एक्ट बना वो कार्यपालिका के हस्ताक्षर के बाद बना, है ना। तो अगर कोई मंत्री हमारा मंत्रालय में जब तक बैठा है तब तक वो हमारा कार्यपालिका के दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन वही मंत्री बेटा विधायिका के दृष्टि से तब देखा जाता है जब हमारी संसद में कोई विधेयक पारित कराने के लिए जाता है ना। तो आप याद रखेंगे विधायिका और कार्यपालिका तो एक हो सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका जो है बेटा वो कभी और कभी इनसे अलग नहीं हो सकता। ऐसा आपने सुना है क्या, जो हमारा लोकसभा है वह इस राज्य का है, अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विधिवत जब इसको पढ़ेंगे बेटा। अब न्यायपालिका याद रखेंगे, न्यायपालिका अनुच्छेद नंबर 50 में अंग्रेजों के जमाने से किया गया, हम बताएंगे सारे अनुच्छेद आपको। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है इन दोनों से,
अगर न्यायपालिका भी इसके अंदर इन दोनों के साथ मिल जाती तो न्याय उचित ढंग से नहीं हो पाती, है ना। जो न्याय मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता भैया। इस वजह से न्यायपालिका हमेशा और हमेशा दंड का प्रावधान करती है। कब? जब विधायिका कोई कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे पुष्टि कर देती है, उसको एक्ट के दर्जा दे देती है। यह बात आपको याद होना चाहिए। तो बेटा उसको न मानने पर दंडनीय अपराध या फिर कोई भी सजा का प्रावधान, न्याय का प्रावधान वो न्यायपालिका देती है बिना किसी भेदभाव के। अब यह न्यायपालिका सर कैसे होता है? तो आपको बता दें, न्यायपालिका ऊपर से अगर नीचे देखेंगे हम ना, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसे आप कहते हैं कि अपना सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय कहते हैं ना, तो वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखिए, अगर आपको कोई भी, यह जिला स्तर पे होता है बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यह हाई कोर्ट जो है आपका यह राज्य स्तर पे होता है, या सुप्रीम कोर्ट है जो बेटा आपका यह केंद्र स्तर पे होता है। कभी आपने सुना है यह केंद्र का सुप्रीम कोर्ट है केवल? कभी नहीं सुना है आपने, है ना, कभी नहीं सुना है बेटा। और ये जो हाई कोर्ट है भैया, हाई कोर्ट आपने कभी सुना? हाई कोर्ट इस समय हमारे यहाँ 25 राज्य में है, 25 राज्य में भी हाल में 25वां बना था आंध्र प्रदेश में। आपको पता होना चाहिए ये बातें, है ना। द्विसदनात्मक हमारे राज्य कितने हैं? 6 हैं। यूपी सटा बिहार, द्विसदनात्मक क्या होता है? जिसमें विधान परिषद और विधानमंडल दोनों हो, सॉरी विधान परिषद और विधानसभा दोनों हो। विधानसभा और विधान परिषद जिस राज्य में हैं उसे बोलते हैं द्विसदनात्मक बेटा, ये चीज़ याद रखेंगे। द्विसदनात्मक के अंतर्गत आपका यूपी और बिहार, और इसके बाद नीचे कर्नाटक, महाराष्ट्र, और इधर आएंगे तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पहले आपका जम्मू कश्मीर भी हुआ करता था, लेकिन जब से वह यूनियन टेरिटरीज बन गया है तब से उसका मतलब कि यह जो द्विसदनात्मक है वह मतलब बाहर आ चुका है उससे, क्योंकि वो तो यूटी बन गया बेटा, तो यूटी के अंतर्गत आ जाता है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेटा। इसको हम बोलते हैं मेरे रसगुल्लों, हम इसे क्या बोलते हैं मेरे शेर और शेरनियों? इसे हम बोलते हैं बेटा सत्र न्यायालय। हमारी पहली बात जो हम पहला मतलब कि जब हम किसी न्याय के लिए जब जाते हैं तो सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम हाई कोर्ट पे जाते हैं। हाई कोर्ट से जब कोई अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है, उसमें 5 प्रावधान, 5 रीट हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, वो जाता है सीधे सुप्रीम कोर्ट में। ये सारी बातें हैं, चर्चा हो गई विधायिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में भैया। ये 3 अंग हैं हमारे सरकार के, आपको पता होना चाहिए। ये बातें रही, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, जिस बच्चे को लगता है हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दिए ना, थोड़ा सा फास्ट अगर पढ़ा दिए ना, तो उनको ये बता दें कि हम इसकी चर्चा कर चुके हैं अगले वीडियो में। ये तो रिवीजन था आपका। अब ध्यान से सुनिएगा, जो बातें हम बोलेंगे भैया ध्यान से, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, फिर हम आते हैं लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है ना। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा भैया, राज्यसभा देखिए, लोकसभा क्या होता है पहले इसके बारे में देख लीजिए आप। लोकसभा अनुच्छेद नंबर 81 में है, अनुच्छेद नंबर 81 में बात किया गया है, और राज्यसभा अनुच्छेद नंबर 80 में बात किया गया है। और संसद की बात, अगर संसद की बात आती है, संसद किस अनुच्छेद में है तो बता देंगे 79 में है, संसद की बात 79 में। इसी तरह विधानसभा, विधान परिषद और विधानमंडल की भी बात हुई है, तो आप लिख लेंगे जो विधानमंडल का बात हुआ है राज्य में वो 169 के अंतर्गत आता है ना बेटा। और जो विधानसभा की बात हुई है, विधानसभा की बात हुई है भैया, जो विधानसभा की बात हुई है वो हुई है 170 के अंतर्गत हुई है, 170 अनुच्छेद। और जो विधान परिषद की बात हुई है बेटा ना, वो 171 के अंतर्गत हुई है। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन सब में। ये तीनों अनुच्छेद हम आपको एक बार और पढ़ाएंगे जब सारे एक जगह कलेक्ट करेंगे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, ठीक है बेटा। देखिए साथियों, आप लोग को फ्री मटेरियल बिल्कुल विधिवत ढंग से दिया जाता है, तो आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर के बिना कहे शेयर कर दें, है ना, तो शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए बेटा देखिए, लोकसभा क्या होता है, लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, जनता का प्रत्यक्ष चुनाव। जनता का प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए लोकसभा का निर्माण, मतलब कि लोकसभा के जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वह चुने जाते हैं, मतलब कि उन्हें बोला जाता है सांसद, है ना, याद रखेंगे। जो विधायक बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधान परिषद होता है, विधानसभा होता है, उसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं भैया, जो हमारा राज्य में होता है। लेकिन संसद पार्लियामेंट और आपका उच्च सदन, निम्न सदन के नाम से जाना जाता है ना, इसको याद रखेंगे। देखिए, इसे जनता का सदन या फिर जनता का प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए यहाँ पे लोकसभा में लोग चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, हम आपको इसके बारे में चर्चा अभी करने वाले हैं, जस्ट अभी। लोकप्रिय, इस सदन को हम लोकप्रिय बोलते हैं और चर्चित सदन के नाम से जानते हैं लोकसभा को।
इसे राज्यसभा को हम बेटा शिक्षितों का सदन बोलते हैं, क्योंकि इसमें बूढ़े बुजुर्ग लोग आते हैं, शिक्षितों का सदन बोलते हैं। राज्यों के द्वारा जो राज्य होता है, राज्य का विधानसभा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चुनते हैं, यहाँ पर राज्य में मतलब विधानसभा से, और क्या क्या प्रावधान है सब हम आपको बताएंगे। आप इतना जानते रहिए, विधानसभा जो आपका राज्य में है ना, वहाँ से लोग चुन के आते हैं हमारे राज्यसभा में, है ना। कार्यकाल, इनका कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है, और हमने आपको बताया था यह विघटन हो सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति इसका विघटन कर देता है। कब? जब कोई कह लीजिए जब प्रधानमंत्री सलाह देता है तब, वैसे अपने मन से नहीं कर सकते हो। इसके बाद इनका कार्यकाल जो होता है, मेरे रसगुल्लों, मेरे शेर और शेरनियों, इसका कार्यकाल तो पहले ये जान ले स्थायी होता है, यह अस्थायी होता है, मतलब इसका विघटन नहीं होता है। इसका कार्यकाल 6 साल पे होता है बेटा, 6 साल का होता है। 1/3 सदस्य हर 2 साल पे यहाँ पे इस्तीफा देते हैं, और 1/2 चुने जाते हैं। 1/2, हाँ सही तो बोले। जैसे कि अगर हम बोले इसमें जो 1/3, देखिए बेटा 1/3 सदस्य मतलब कि 1/3 इसमें क्या करते हैं, हर साल मतलब कि हर 2 साल पे चुने जाते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। और 1/3 हर 2 साल पे इस्तीफा भी देते हैं, है ना, याद रखेंगे बेटा इसको। देखिए 3 है तो 3/3 करेंगे, मतलब 2/3 रहेंगे। इसका ये 6 साल पे होता है। इसका जो कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाता है तो 6 साल का होता है। अगर आपसे यह पूछा जाता है इसमें जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो कितने साल पे होती है, तो बता देंगे हर 2 साल पे होती है, 1/3 सदस्यों का, है ना। अगर किसी राज्य में 1/3 नहीं है तो उस आधार पे होता है। वैसे मैक्सिमम हम जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है 1/3, याद रखेंगे। इसका विघटन हो सकता है भैया। विघटन मतलब बीच में ही, आपको पता है कि हमारा जब आप 1991 से देखना स्टार्ट करेंगे आप प्रधानमंत्री का क्रम, तो देखेंगे कि बीच बीच में, जैसे कि हम अगर अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो 1996 में मात्र 13 दिन के लिए बने थे। कुछ किताबों में, कुछ बुकों में आपको 16 दिन में मिल जाएगा, लेकिन याद रखिएगा 13 दिन। उसके बाद जब वो 1999 में दोबारा चुनाव करके आते हैं, दोबारा जो चुना जाता है, तो मात्र 13 महीने के लिए आते हैं बेटा। उनका वही कार्यकाल जब पूरा हो जाता है तो फिर से चुनाव होता है, कंटिन्यू हो जाते हैं। 1999 से बेटा वो 2004 तक वो कंटिन्यू रहते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इस तरह होता है। वो बोला जाता है कि विघटन हो गया, फिर कह लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव आया, और बहुत सारे कारण होते हैं जो कि इनको अपना पद छोड़ना पड़ जाता है। विघटन नहीं हो सकता, इसका विघटन नहीं हो सकता। यह पीसीएस का क्वेश्चन है एक, है ना। कौन सा हमारा विधायिका है जो विघटन नहीं हो सकता? विधायिका में कौन सा ऐसा पार्ट है संसद का या फिर आपका विधानमंडल का जो विघटन नहीं हो सकता? तो आप बता देंगे राज्यसभा भैया। देखिए जो विधान परिषद बनता है, विधानसभा द्वारा बनाया जाता है। विधानसभा जो राज्य में होता है बेटा, वह जब चाहे तब विधान परिषद को हटा सकती है, तब हटा सकती है और तब बना सकती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अभी उड़ीसा में एक और बनाने की प्रक्रिया जारी है, देखिए कब तक बन जाता है। इसे अस्थाई या निम्न सदन बोलते हैं, इसे अस्थाई या फिर उच्च सदन के नाम से जानते हैं राज्यसभा को भैया। बहुमत के आधार पर यहाँ पे चयनित होते हैं, यहाँ पे जो नेता होते हैं बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं। हम केवल और केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, ना कि प्रधानमंत्री को चुनते हैं। प्रधानमंत्री जो चुने जाते हैं बेटा, वह हमारे राष्ट्रपति के विवेक से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति यह देखता है कि जिस पार्टी का बहुमत बना है, उस पार्टी से कौन ऐसा लायक बंदा है, कौन ऐसा कह लीजिए कि कौन ऐसा लायक बंदा है जो इस पूरे पार्टी का प्रतिनिधित्व कर पाएगा, एक तरह से अच्छा वक्ता बन पाएगा इस पार्टी का। तो अपने विशेष या फिर अपने योग्य दिमाग से राष्ट्रपति यह चयन करता है कि कौन इस पार्टी का पीएम होगा। जैसे हमारे पार्टी मतलब कि हमारा कोई पार्टी नहीं भैया राज्य मतलब कि बीजेपी की इस समय आपके हमारे मोदी जी हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद राज्यों का प्रतिनिधि, इसमें तो राज्यों के प्रतिनिधि के आधार पर होता है बेटा, है ना। जिस राज्य में ज़्यादा सीटें हैं हम बताएंगे आपको, बस इतने याद रखिए। राज्यों का प्रतिनिधित्व के आधार पर यहाँ पे चयनित होता है। इसमें आयु 25 साल का होना चाहिए मिनिमम। अच्छा कोई बता सकता है मैक्सिमम आयु कितनी होती है? मैक्सिमम आयु जो लोकसभा की मैक्सिमम आयु कितनी हो सकती है, कोई बता सकता है? कोई बंदा? राष्ट्रपति का भी मैक्सिमम आयु बताए, लोकसभा की भी और राज्यसभा की ही, तीनों का। तब तक बताएं, हम आपको लास्ट में बताएंगे ये खत्म होते ही। इसकी मैक्सिमम आयु 30 साल होती है। देखिए जो प्रधानमंत्री होता है वो चाहे यहाँ से चुना जाए चाहे यहाँ से चुना जाए, अगर यहाँ से चुना जाता है तो 25 साल का होना चाहिए, जब यहाँ से चुना जाता है तो 30 साल का होना चाहिए। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर अगर हमारा प्रधानमंत्री 30 साल
के लिए भी चुना जाता। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या प्रधानमंत्री का मिनिमम आयु 30 साल हो सकता है, या फिर मतलब कि मिनिमम आयु का मतलब यह हो गया कि 30 साल के बाद प्रधानमंत्री बन सकता है, अगर बन सकता है तो कैसे, किस आधार पे, तो आप उसका आधार देंगे बेटा कि वह राज्यसभा का मतलब मेंबर होगा। उस समय जब वह राज्यसभा का मतलब राज्यसभा से जीता हुआ मेंबर होगा, तब वो जाके, जैसे अमित शाह जी हैं हमारे, वह राज्यसभा के ही मेंबर हैं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए राज्यों से वह राज्य के प्रतिनिधित्व के आधार पर आए हुए हैं, है ना। तो याद रखेंगे 30 साल होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम कुछ निर्धारित नहीं है, मैक्सिमम यहाँ पे कुछ नहीं है, मैक्सिमम यहाँ पे भी कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मैक्सिमम कोई निर्धारण नहीं है हमारे, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे राज्यसभा से चुने जाएं प्रधानमंत्री, चाहे कह लीजिए कि लोकसभा से चुने जाएं, चाहे हमारे सीएम हो, चाहे राज्यपाल हो, इनका किसी का भी मैक्सिमम आयु निर्धारण नहीं है, याद रखेंगे। अध्यक्ष, इसमें जो कहा जाता है लोकसभा का जो प्रतिनिधि करता है, लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व करता है, फिर उच्च अधिकारी होता है लोकसभा का, उसे हम अध्यक्ष बोलते हैं। अध्यक्ष, जैसे कि सबसे पहला अध्यक्ष लोकसभा का आपको पता होना चाहिए, महिला में अगर बोला जाए तो मीरा कुमार जी, दूसरा सुमित्रा महाजन जी जिनका निधन हो चुका है, और सबसे पहला अगर लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में सिर्फ बात कर ले तो बताएंगे जीवी मावलंकर बेटा, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, इस बात को आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 552 मैक्सिमम सीट होना चाहिए, मतलब होता है मैक्सिमम सीट, वर्तमान में 545 है, हम बताएंगे अभी। और इसमें जो मनोनीत होते हैं 2 एंग्लो इंडियन किए करे जाते हैं, वह विवेक के आधार पर, राष्ट्रपति के विवेक के आधार पर होता है। इसके बाद इसमें सभापति होता है, वही सभापति, एक चीज बेटा और इसमें छूट गया, इसे युवाओं का सदन बोलते हैं, इसे बूढ़ों का सदन बोलते हैं, ये बात आप याद रखेंगे, राज्यसभा को बूढ़ों का सदन और लोकसभा को युवाओं का सदन बोलते हैं। और इसमें सभापति होता है, सभापति उपसभापति, आपको पता होना चाहिए जो सभापति होता है वही हमारा उपराष्ट्रपति होता है, जो इस समय हमारे एम वेंकैया नायडू हैं, एम वेंकैया नायडू जी हमारे सभापति हैं। वह उनको जो वेतन मिलता है बेटा, वह उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलता है, उपराष्ट्रपति का पद उनके सिर्फ एक तरह से बनाया गया है, उनको उनका स्टेटस है सिर्फ एक, है ना, लेकिन जो उनको वेतन मिलता है जो बेटा, वह मिलता है हमारा उपसभा मतलब कि सभापति के कारण मिलता है, राज्यसभा का सभापति होने के कारण मिलता है, ये बात आप याद रखेंगे। इनके इसमें मैक्सिमम जो सीट है 250 है, और वर्तमान में 245 सीट है राज्यसभा में, याद रखेंगे। इसमें जो राष्ट्रपति के विवेक के आधार पर 12 मतलब कि 12 मेंबर इसमें मनोनीत किए जाते हैं, मतलब चुने जाते हैं। देखिए मनोनीत करना अलग बात है, अलग चीज़ है, चयन करना अलग चीज़ है। मनोनीत का मतलब होता है वह विवेक होता है, राष्ट्रपति के विवेक के आधार पर होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री, अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री किस आधार पर चुने जाते हैं, तो बता देंगे मनोनीत के आधार पर चुने जाते हैं। हम प्रधानमंत्री को थोड़े चुनते हैं, हम तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। हम अपने जिले के बेटा जो एमपी होते हैं उनको वोट देते हैं, हम डायरेक्ट उनको वोट थोड़ी देते हैं। और आपके पीएम को, है ना, पीएम भी किसी जगह के सांसद होते हैं ना, जैसे बनारस के सांसद हमारे मोदी जी हैं, हमारे बनारस का सांसद हमारे मोदी जी हैं, तो वहाँ वो उनका एमपी की तरफ पे देखा जाएगा, वो पीएम थोड़े हैं अभी। जब चुनाव बन जाएगा, चुनाव हो जाएगा, जो आपकी पार्टी होगी बहुमत के आधार पर जीत जाएगी, तो राष्ट्रपति का विवेक के आधार पर उनको पीएम बनाया जाता है ना, याद रखेंगे। अब देखिए जो 12 एंग्लो इंडियन है बेटा, ये विज्ञान, कला, समाज सेवक के आधार पर चुने जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर बोला जाए, देखिए 330 4 आर्टिकल होते हैं, 330, 331, 332, 333, तीनों याद कर लीजिए आप। जो 330 होता है, यह जो होता है लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए, सॉरी लोकसभा में बेटा आरक्षण का प्रावधान के लिए होता है। आरक्षण का प्रावधान करता है। आरक्षण मतलब कि लोकसभा की जो सीट होती है आरक्षित होती है, किसके लिए, एससी एसटी के लिए, भैया, है ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ सीटें आरक्षित होती हैं। यह अनुच्छेद नंबर 330 में कहा गया है। और अनुच्छेद नंबर 331 में यही कहा गया है, जो एंग्लो इंडियन की बात किया गया है, एंग्लो इंडियन जो चुने जाते हैं वह 331 के आधार पर चुने जाते हैं लोकसभा में। अब यह दोनों आपके विधानसभा की बात की गई है, यह हमारा लोकसभा की बात हो गया, यह विधानसभा की बात हो गई। विधानसभा 332 में यह कहा गया है कि जैसे कि लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है, उसी तरह विधानसभा में भी एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है भैया, लिख लेंगे एससी एसटी के लिए। 330 में जैसे 331 में था लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन का प्रावधान, उसी तरह 333 में यह कहा गया है कि विधानसभा में भी एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया जाएगा। इतनी बातें रहीं, अगर आपको समझ में आया है तो हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं राज्यसभा में कैसे
मेंबर का चुनाव होता है ना, ये बातें। चलिए, मतलब कि कैसे चुने जाते हैं, चलिए देखिए तो आप लोग फटाफट। हमने कुछ बातें आपको बताया है, जैसे राज्यसभा में राज्यों का नेतृत्व, जो राज्यसभा होता है राज्यों का नेतृत्व करता है। अनेक राज्यसभा हैं, मतलब कि कह लीजिए राज्यों में जो आपके सभाएं हैं बहुत सारे, जैसे कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीट है वो 80 सीट है, और राज्यसभा की सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में, बता देंगे 31 सीट है। तो जो 31 है उस आधार पे चुन के आएंगे। जैसे विधानसभा की अगर बात करें, राज्य में विधानसभा कितनी है तो बता देंगे यूपी में 404 है सीट है, 404 सीट यूपी में है, मध्य प्रदेश में 230 है। तो आज आपको मध्य प्रदेश की कहानी ही बता देंगे, समझ लीजिए, जो उसमें तख्ता पलट हुआ है ना अभी, तो मतलब हो गए 8-9 महीने हो गए तख्ता पलट हुए, उसकी कहानी आपको सुना देंगे। उत्तराखंड में जैसे अगर बोला जाए लोकसभा की सीट कितनी है तो बोलेंगे 5 है, और राज्यसभा की सीट कितनी है 3 है, लिख लीजिए भैया। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट कहाँ पर है तो बोलेंगे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सर कितने सीट हैं लोकसभा के मैक्सिमम, दूसरे स्थान पे तो बता देंगे महाराष्ट्र में 48 सीट हैं। महाराष्ट्र में 48 सीट लोकसभा के हैं और 19 सीट हैं राज्यसभा के। इसी तरह तीसरे स्थान पर हमारा दीदी वाला घर, मतलब कि दीदी वाला क्षेत्र जो ममता बनर्जी जी हैं, बता देंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बेटा बता देंगे, पश्चिम बंगाल में जो सीट है लोकसभा की 42 है, और राज्यसभा की जो सीट है भैया 16 है। जो नीतीश कुमार वाला क्षेत्र है बिहार, ये भी तो जानने वाली बात है, यहाँ पे जान लेते हैं। बिहार में 40 सीट है लोकसभा की और 16 सीट है राज्यसभा की, है ना बेटा। इस तरह बहुत सारे हैं, जैसे कि सनम, तो सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम और सनम मणिपुर, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर बेटा, याद रखेंगे। मणिपुर नहीं, मिजोरम बेटा, सिक्किम, नागालैंड, आपका मिजोरम, सनम सिक्किम, नागालैंड और आपका मिजोरम, उसके बाद इसके बाद ये तीनों राज्य, मेघालय, हाँ मेघालय बेटा। इन सब जगह अगर देखा जाए ना तो आपका जैसे मेघालय हो गया, गोवा हो गया और मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहाँ पे 2 लोकसभा की सीट है, 1 राज्यसभा की सीट है। लेकिन अगर सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड की देखा जाए, सिक्किम, मिजोरम, सनम, इस तरह के सनम, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, इन तीनों जगह की बात करें तो यहाँ पे एक सीट है, लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है ना। ये बातें आप याद कर लेंगे। अब देखिए बेटा, राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी होती है 250 होती है। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, बने रहिए लास्ट तक आप लोग। राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी होती है 250 सीट होती है। 250 सीट होती है अधिकतम, सदस्य अधिकतम 250 होने चाहिए, लेकिन वास्तव में जो प्रेजेंट टाइम में है वो 245 है। तो हम 245 के बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं भैया। राज्यसभा में चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव प्रक्रिया याद रखेंगे। ठीक, इसके अगर आप इसको समझ जाएंगे ना तो आप राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है बिल्कुल आसानी समझ जाएंगे। राष्ट्रपति का पहले इसको समझ लीजिए। 245 में से बेटा जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के विवेक के आधार पर कला साइंस यानी विज्ञान और आपका समाज सेवक और बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, जैसे कि अगर बोले साहित्य, खेल जैसे हमारे कह लीजिए कि अगर आप लोकसभा में या फिर राज्यसभा में या आपका कह लीजिए लोकसभा में चुना गया था अभी आपके किसको बेटा, जो आपके मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी हैं उनको चुना गया था, याद रखेंगे। अभी हाल ही में लोकसभा में रंजन गोगोई जी को आमंत्रित किया गया है और बहुत सारे बहस भी उस पर हुए हैं। खेल के क्षेत्र में हो गया और अनेक क्षेत्र, जैसे कि अगर बोला जाए बेटा कि आपके जिस टैलेंटेड के आधार पे कर लीजिए या फिर इन क्षेत्र को आप याद रखेंगे, इतने के आधार पे चुना जाता है। राज्यसभा में 12 मेंबर को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, याद रखेंगे। और इसमें 233 जो सदस्य होते हैं इनमें एकल मत प्रणाली मतलब फर्स्ट पास्ट दी वोट सिस्टम के आधार पे इनको चुना जाता है, एकल मत प्रणाली के आधार पर चुना जाता है। आप इसे लिख लेंगे। जैसे यूपी में हमने बताया आपको कितने राज्यसभा की सीट हैं तो 31 बता देंगे। जैसे एमपी में हमने बता दिया आपको, एमपी मध्य प्रदेश में 11 सीट हैं। जैसे हमने गुजरात में आपको बता दिया, गुजरात में कौन बताएगा, गुजरात में कितने आपके राज्यसभा की सीट हैं देख लेते हैं आज हम, कितने सीट हैं भैया गुजरात में अगर देखा जाए कितने सीट हैं, 11 सीट है भैया, 11 हैं और यहाँ पे 26 लोकसभा की सीट है। इस तरह राजस्थान में बात करें तो यहाँ पे 10 है, 10 राज्यसभा की है और 25 लोकसभा की। तो यहाँ पे हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की लिखेंगे। इस तरह बहुत सारे हैं। तो हम आज एमपी को लेके ही बात करेंगे क्योंकि एमपी में 6 महीने पहले तख्ता पलट हुआ था। यहाँ पे 3 मेंबर का चुनाव हुआ था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिएगा बेटा, अभी हाल ही में जो राज्यसभा में 55 सीट, कितने
55 सीट पे भी चुनाव हुए हैं, आपको पता होना चाहिए, जिसमें से 3 जो थे हमारे एमपी के थे बेटा, मध्य प्रदेश के थे, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए लोकसभा की तरह इसमें चुनाव नहीं होता है, लोकसभा की तरह इसमें चुनाव नहीं होता है। इसमें बेटा 5 साल तक थोड़े होता है कि 5 साल तक हो गया, 5 साल तक आप कंटिन्यू रहोगे, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें हर 2 साल पे 1/3 सदस्य रिटायरमेंट देते हैं और उनकी जगह नई सीट यानी कि नए सदस्य को भरा जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीट है, विधानसभा की सीट है बेटा, याद रखेंगे। विधानसभा की सीट मध्य प्रदेश में कितनी है, तो बता देंगे 230 है। कितनी सीट है, 230 है। अच्छा बता दीजिए अपने यूपी में कितना है, तो बता देंगे 404 है, विधानसभा की सीट 404 है भैया, 404 विधानसभा की सीट है। इसको आप याद रखेंगे। जैसे हमारे सदन के नेता कौन है, अगर यूपी की बात करें तो बता देंगे योगी आदित्यनाथ जी हमारे सदन के नेता कहे जाते हैं, याद रखेंगे भैया। अगर पूछा जाए आपसे कि सभापति कौन है, तो याद रखना भैया हृदय नारायण, क्या नाम है, हृदय नारायण दीक्षित, हृदय नारायण दीक्षित है हमारे विधानसभा, मतलब यूपी के विधानसभा के सभापति हैं, याद रखेंगे भैया। और विपक्ष के नेता कौन है हमारे विधानसभा के भैया, तो याद रखेंगे भैया राम गोविंद चौधरी हैं, राम गोविंद चौधरी। ये बातें आप याद रखेंगे, आपको यूपी के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूपी टेट वगैरह में। अब देखिए 230 है, तो 230 अगर हम बात करें 230 यहाँ पे क्या है बेटा, एमपी में क्या है, विधायक की पोस्ट है, इतनी विधायक का पोस्ट है, किसमें, कहाँ बेटा, 230 है, कहाँ पे, तो बता देंगे मध्य प्रदेश में 230 है। अब देखिए यहाँ की चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, तो ध्यान देंगे, हमने अभी बताया आपको एमपी में 11 राज्यसभा की सीट होती हैं, 11 राज्यसभा की सीट होती हैं। अब 11 में से अभी हाल ही में तख्ता पलट हुआ था, आपको पता होना चाहिए, जो वहाँ के सीएम थे अभी इस समय, तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, है ना। यहाँ के जो पद, जो आपका पोस्ट खाली हुआ था, 3 लोग का पोस्ट खाली हुआ था, 3 लोग का पोस्ट खाली हुआ था ना सर, तो हम बोलेंगे हाँ बेटा 3 लोग का पोस्ट खाली हुआ था। आप इसको दिमाग में घर कर लेंगे। एक चीज़ और जान लेंगे, जो राज्यसभा, जैसे कि हम बात करें जो 11 में से जो राज्यसभा में इनको विधानसभा की निर्वाचन सदस्य वोट करेंगे, केवल और केवल जो आपका निर्वाचन सदस्य होंगे विधानसभा में जो निर्वाचन सदस्य होंगे 230 में, वही और वही केवल बेटा वोट करेंगे, किसके लिए, राज्यसभा के लिए, वही वोटिंग करेंगे जो निर्वाचित सदस्य होंगे, जो निर्वाचित होंगे वही केवल और केवल वोट करेंगे। ये बात आप लिख लेंगे, है ना। राज्यसभा में उन्हीं के वोट से पहुंचा जाएगा जो निर्वाचित सदस्य वोट कर देंगे। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर लोकसभा की तरह नहीं होता है, यहाँ पर एक मिनिमम सीट फिक्स कर दिया जाता है। वही मिनिमम सीट कैसे फिक्स किया जाता है उसको हम बताएंगे। अगर आप समझ जाते हैं तो पूरी तरीके से, बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। देखिए ध्यान से, अब हमने बोला एमपी में 230 सीट है, 230 सीट है एमपी में, और हमारा सीट राज्यसभा की कितनी है, एमपी में 11 है, और विधानसभा की 230 सीट है, और 11 में से 3 सीट खाली हो रहा था, 3 सीट खाली हो रही थी। अब इस 3 में हम क्या करेंगे कि 1 प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, 3 सीट खाली हो रही थी, 3 में 1 प्लस कर दिए तो 4 हो गया। ध्यान सुनिए, हमको फार्मूला भी बताने वाले हम आपको। 3 में 1 प्लस कर दिए तो 3 प्लस 1 4 हो गया। अब इस 230 को इस 4 से डिवाइड करेंगे। एक बार नहीं समझ में आएगा तो दोबारा आप देखिएगा वीडियो, 100% समझ में आएगा। 4 पचे 20 बचा 30, 4 सते 28.5, मतलब कि 57.5 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए, अगर हम आपसे बोलें कि जो हमारा राज्यसभा है, बेटा ध्यान सुनिएगा, इस चीज़ को दिमाग में घुसा लीजिएगा, सारी संरचना जो हम बता रहे हैं, है ना। अब देखिए जो हमारा विधानसभा है, विधानसभा में अगर बात करें, जो हमारा 6-7 महीने पहले जो जिसकी मेजोरिटी थी वो हमारा कांग्रेस था, कांग्रेस की मेजोरिटी थी वहाँ पे। कांग्रेस के पास 117 सीट थे, और हमारा जो बीजेपी था, बीजेपी के पास मान लेते हैं 56 मान लेते हैं, 56 और 57 मान लेते हैं, 56 सीट थी, 56 सीट हमारे बीजेपी के पास, और कांग्रेस के पास 117 है ना, याद रखेंगे। या फिर हम ए बी कर लेते हैं, क्यों इस तरह करें, हम किसी का नाम क्यों बदनाम करें, ए और बी कर लेते हैं, पार्टी ए और पार्टी बी कर लेते हैं। पार्टी ई के पास 117 सीट थी, और पार्टी बी के पास 56 सीट भैया, याद रखेंगे। अब हमको पता है कि हमको एक विधायक का मूल्य, मतलब एक राज्यसभा का मेंबर के लिए कितने विधायक होने चाहिए, 57.5 विधायक होना चाहिए। यह विधायक आया बेटा, विधायक, क्योंकि हम विधायक में राज्यसभा के मेंबर का जो खाली हुआ था राज्यसभा सीट, उसमें 1 प्लस करके डिवाइड कर दिया, आ गया 57.5। जो 57.5 आया है बेटा ना, इसमें भी प्लस 1 कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें प्लस 1 किया था, यहाँ पे भी प्लस 1 कर लेंगे, तो आ जाएगा 58.5, यानी कि राउंड फिगर अगर देखा जाए तो 59, कितना बेटा, 59 सीट, मतलब 59 विधायक
अगर 59 विधायक आपके पास हैं तब राज्यसभा में एक मेंबर आप भेज पाओगे। अब देखिए अगर 58 लेकर चलें, हम 58.5 लेकर चलें, इसमें अगर दो गुणा का 2 कर दें, अगर गुणा 2 कर दें तो 117 मिल जाएगा हमें। बताइए 8 8 16 117, तो 117 मिल जाएगा 58.5 गुणे 2 करने पर, या 58.5 गुणे 2 करने पर 117 मिल गया। मतलब कि 2 किए तो 2 विधायक मतलब 2 मेंबर कांग्रेस, मतलब कि जो पार्टी ए है वो अपने विधायकों में से अपने कह लीजिए अपने पार्टी में से 2 मेंबर को भेज पाएगी। कहाँ पे? राज्यसभा में। बुजुर्गों यानी कि शिक्षित का राज्यसभा, शिक्षित सदन बोला जाता है, बूढ़ों का सदन बोला जाता है राज्यसभा को, वहां पे 2 मेंबर भेज पाएगी। अब देखिए इसके पास तो कितने हैं बेटा, बी के पास केवल 56 ही मेंबर है, 56 ही है ना सीट, 56 केवल सीट है हमारे बी पार्टी के पास। अब यहाँ पे 58.5 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है मिनिमम फिक्स होता है, मिनिमम फिक्स हो जाता है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मिनिमम फिक्स कर दिया गया 58.5, यानी कि राउंड फिगर 59 आपको लाना अनिवार्य है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक भी सीट नहीं ले सकते राज्यसभा में, है ना। तो अब यहाँ पे पता है चाल चली जाती है, हम आपको बता दें बेटा यहाँ पे चाल चली जाती है। क्या चाल चलेगी, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे एक खेल खेला जाता है, दल बदलू खेल। क्या? दल बदलू खेल खेला जाता है यहाँ पे, क्योंकि इनका अब इनको पता है कि बी पार्टी को पता है कि हम तो हमारा तो एक भी सदस्य नहीं जा पाएगा, लेकिन इनकी मेजोरिटी है लोकसभा में। जब इनकी मेजोरिटी होती है लोकसभा में तो खेल खेलना स्टार्ट कर देते हैं। पता है क्या खेल करते हैं? ये खरीदने लगते हैं, इतना ज़्यादा इनके पास पैसा होता है, ये खरीदने लगते हैं विधायक को, है ना। विधायक को खरीदने लगेंगे और कह लीजिए उनको घूस पात देने लगेंगे। लेकिन क्या है पता है आपको, और जो विधायक दूसरे पार्टी का है, अब पार्टी ए वाला है, वह पार्टी बी के लिए चुनाव तो नहीं कर सकता, लेकिन एक काम जरूर कर सकता है। पता है क्या कर सकता है? इस 117 में से अगर यह बीजेपी मतलब कि पार्टी बी इनको लालच देती है तो 6 विधायक, जैसे एमपी में 6 विधायक ने इस्तीफा दे दिया था, अगर 6 विधायक इस्तीफा दे दिए तो 117 माइनस कितना हो जाएगा, 117 माइनस 111 हो जाएगा। अब 111 में आप डबल भी कर लेंगे तब भी बेटा आपको पता है अगर विधायक इसमें घटे ना तो इसमें से भी घटेंगे। कहाँ गया? 230 में से भी घटेगा। अब अगर देखिए इसमें से 6 विधायक ने इस्तीफा दे दिया, 6 विधायक ने इस्तीफा दे दिया, और 6 विधायक जब इस्तीफा दे दिए तो 230 माइनस 6 कर देंगे, यानी कितना आ गया? 224 आ गया। 224 को अब हम 4 से फिर भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 पचे 20, 4 पचे 20 बचा 4 छक 24। अब देखिए हमारा जो बी पार्टी थी उसके पास 56 विधायक तो थे ही। जब यहाँ पे घाटा हो गया इनका, 6 विधायक इनके इस्तीफा दे दिए, तो मतलब पार्टी बी के कहने से 6 विधायक ने इस्तीफा दे दिया, तो इनके पास बचा मतलब कि जो हमारा कंडीशन कितना आ गया, 56 का कंडीशन आ गया। मतलब 56 आपके पास क्या होने चाहिए, विधायक होने चाहिए एक राज्यसभा मेंबर के लिए। तो है तो विजय के पास हो गए, मतलब बी के पास, पार्टी बी जो है उसके पास हो गए 56। अब वह क्या करेगा, एक राज्यसभा मेंबर भेज पाएगा अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए। मतलब कि मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक राज्यसभा मेंबर मिल गया कि नहीं मिल गया, बताइए। यानी कि इनके में तो कुछ नहीं हुआ चेंजेस, लेकिन इनके में चेंजेस हमको देखने को मिल गया। क्या पता, इनके मेंबर कम हो गए। अब यहाँ पे ये एड़ी चोटी की जोर लगा लें, 56 का अगर आप देखेंगे यहाँ पे 56 का डबल करेंगे भैया तो कितना आएगा, देखिए 112 आएगा, 112। इनके पास केवल 111 विधायक है, 111 विधायक ही है, तो क्या ये 2 भेज पाएंगे? नहीं, ये भी एक ही भेज पाएंगे। भले ही इनके पास एक विधायक की कमी है ना, उसके कारण यह वंचित रह जाते हैं। और यही कहा जाता है दल बदलू का नियम। जब तक वह दूसरे पार्टी में है ना, जब तक वो दूसरे पार्टी से दल बदल नहीं किए हैं तब तक वह किसी अन्य पार्टी के लिए राज्यसभा मेंबर के लिए वोट नहीं कर सकते। बस एक काम कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, अपने पद को दूसरे कार्यकाल के लिए छोड़ सकते हैं, है ना। यही बोला जाता है दल बदलू का नियम। जो दल बदल का नियम है वो अब हमारे भाग बेटा किसमें है, हमारे अनुसूची, हमारे अनुसूची में बता देंगे किसमें है बेटा, बता दीजिए आप लोग किस अनुसूची में है। अनुसूची 10 में है क्या दल बदल का नियम? किस अनुसूची में है? अनुसूची 10 में है ना, दल बदल का नियम। ये जो दल बदल का नियम आया था, प्रावधान आया था बेटा, आप याद करेंगे जो दल बदल का प्रावधान आया था, वो दल बदल का प्रावधान आया था आपका किस अनुच्छेद के थ्रू आया था, किस संविधान संशोधन के थ्रू आया था? तो आप बता देंगे जो दल बदल का प्रावधान था भैया, जो दल बदलू प्रावधान था बेटा, वो आया था आपका किस 52वां था ना, 52वां संविधान संशोधन, 52 अमेंडमेंट्स,
एक्ट के थ्रू लाया गया था, एक्ट 1985 के थ्रू, यानी कि दल बदल अधिनियम 1985 के थ्रू 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें यह साफ साफ कहा गया था कि कोई भी मेंबर अगर अपना दल चेंज करता है, अगर इस्तीफा देता है, चाहे वह MP हो, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, यानी कि आप चाहे वह सांसद हो, चाहे वह विधेयक हो, अगर वह दल बदल करता है किसी भी कारणवश, वैसे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि अपने अपने इच्छा अनुसार करेगा, तब यह प्रक्रिया सही मानी जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब लोग खेल खेलते हैं, ज़बरदस्ती अपने उच्च पद को पाने के लिए दूसरे पार्टी को विघटन कर देते हैं। जैसा आपको MP में अभी हाल में आपको यहाँ पे देखने को मिल गया था भैया, आपका कहाँ पे बेटा, महाराष्ट्र में भी देखने को मिला था ना, जिस समय राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लग गया था, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो यह घटना आपको देखने को मिल जाती है। अब जब विधायक छोड़ दिया वहाँ से, विधायक वहाँ से इस्तीफा दे दिया, अब वो विधायक उस पार्टी का नहीं रहेगा। अब उस पार्टी का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अब लेकिन दूसरे पार्टी का क्या हो गया भैया, वह तो हो सकता है कि दूसरी बार जब चुनाव हो तो फिर से चुने के आ सकते हैं। लेकिन जब ऐसा हमारे 1985 में प्रावधान किया गया था, उसके पहले 1985 से पहले 2003 में, 2003 मतलब 2003 से पहले कर लीजिए, 2003 से पहले गुप्त मतदान हुआ करता था। जैसे कि पार्टी ए है और पार्टी बी है, तो पार्टी ए के जो मेंबर हैं वो पार्टी बी के लिए भी अंदर अंदर से चुनाव कर सकते हैं। पार्टी ए के जो CM हो या फिर प्रधानमंत्री हो, उनको पता नहीं चलेगा, है ना, उनको नहीं पता चलेगा। और ना ही वहाँ पे जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अध्यक्ष जो है उसको भी नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलता है। वो गुप्त मतदान था। लेकिन 2003 के बाद ये गुप्त मतदान हटा दिया गया। गुप्त मतदान हटाने के बाद भैया यह लगा दिया गया कि आप जो मतदान करोगे वो कैसे करोगे, दिखा के करोगे। अगर आप दूसरी पार्टी को करते हो तो आपका जो अध्यक्ष है, चाहे वो विधानसभा का अध्यक्ष हो, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो, उस कॉलेज को, उस वोट को अमान्य कर सकता है। अमान्य मतलब डिस्क्वालीफाई कर सकता है आपको, आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है, उस वोट को अमान्य भी कर सकता है। यह प्रावधान था, मतलब ये प्रावधान हो गया कब से, 2003 के बाद से। लेकिन फिर अब आगे हमको देखने को मिल गया, लोग इस्तीफा दिलवाने लगे। मतलब इस्तीफा दे दोगे तो कम से कम उसकी तो मेंबर घट जाएंगे, उसके मेंबर घट जाएंगे तो हम कम से कम उस लेवल पे आ सकते हैं। उसके कम सांसद, कम राज्यसभा मेंबर में जाएंगे, कम मेंबर जाएंगे, और हमारे भी एक आध जा पाएंगे। तो इस तरह यह प्रावधान किया गया। अब आपकी सोच क्या कहती है, आप एक विचार सोचिएगा, क्या ऐसा मतलब क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए बेटा। यह हमारे सरकार है ना, उस पर धब्बा है, धब्बा बोलते हैं। पता है आपको, ऐसा कंडीशन अगर यह लोग करते हैं हमारे बड़े बड़े स्तर पे बैठ के, तो हम तो आम नागरिक हैं, है ना, हम पे भी इफेक्ट पड़ता है। ऐसा एक उच्च न्यायालय, मतलब जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, इसको एक न्याय यहाँ पे बनाना चाहिए, या फिर विधेयक बनाना चाहिए। हमारे कह लीजिए कि जो हमारी विधायिका है उसको एक विधेयक बनाना चाहिए। एक विधेयक, ऐसा विधेयक बनाना चाहिए कि जो भी सांसद, आपके जो विधायक होते हैं, अगर वह दल बदल करते हैं तो वह कभी भी, चाहे जिस पार्टी से निकले हैं उस पार्टी के लिए भी, और जिस पार्टी में जा रहे हैं उस पार्टी के लिए भी, कभी भी विधायिका का चुनाव हो या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, यानी कि सांसद का चुनाव हो, कभी नहीं लड़ सकते। ऐसा प्रावधान हो जाना चाहिए, हम तो कहेंगे। तब अंदर से लोगों को डर आएगा, अगर पार्टी चेंज किए तो ससुरा कभी भी लड़ ही नहीं पाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि भैया एक जगह बैठे रहो, है ना। तो यह सारे चुनाव थे बेटा, चुनाव प्रक्रिया था हमारा राज्यसभा का। आपको पता हो जाना चाहिए, बातें पता हो गया तो अच्छी बात है, आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, है ना। अब एक फार्मूला बता देते हैं, यही फार्मूला जो हमने किया है। देखिए फार्मूला क्या था, फार्मूला आप याद कर लेंगे, कुल सीट है भैया, कुल सीट बटे खाली सीट 3 थी, खाली सीट प्लस 1, खाली सीट प्लस 1 बराबर जितना भी सीट आएगा। मान लीजिए यहाँ पे आया था कितना, 57.5 आया था, इसमें प्लस 1 कर देंगे। यह हो जाता है हमारे कह लीजिए कि एक तरह से मिनिमम क्राइटेरिया हो जाता है। इसको फॉलो करना पड़ेगा विधानसभा को, वहाँ से मेंबर भेजने के लिए राज्यसभा में। ये बातें क्लियर हो गई आपका, कैसे राज्यसभा में चुनाव होते हैं। चलिए अब लोकसभा के चुनाव की बात कर लेते हैं। लोकसभा तो जनरली सबको पता होता है, लोकसभा के चुनाव कैसे होते हैं। लोकसभा में चुनाव आपको पता है दोस्तों, हमें पता है, सारे बच्चों को पता है। देखिए लोकसभा में मैक्सिमम जो सीट होती है वो 552 होती है, 552 सीट होती है। 2026 तक यह सीट फिक्स कर दिया गया है कि हमारी जो विधायिका है वो कभी भी अपने अनुसार, अपने कल इच्छा के अनुसार इसे बढ़ा नहीं सकती। कब तक, 2026 तक। 2026 के बाद फिर कुछ प्रावधान बनेगा, हो सकता है बढ़ जाए, है ना, तो याद रखेंगे। और यह भी बोला गया कि यह जो है बेटा 91वां
91वां संविधान संशोधन हुआ था, एक 91वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके थ्रू यह बोला गया जितने मेंबर आप जीतोगे, जैसे 303 पूरा, अगर देखा जाए 348 सीट है हमारे बीजेपी के पास लोकसभा में, और 303 से पूर्ण बहुमत है, और एनडीए वगैरह अगर जोड़ लें, जो उसके सहयोगी हैं अगर उसको जोड़ लें, तो 348 सीट हो जाता है हमारे एनडीए के पास। लेकिन केवल और केवल 303 सीट इस बार बीजेपी अकेले पाई है, बीजेपी अकेले पाई है बेटा, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और यह बोला गया है कि 91वां संविधान संशोधन के थ्रू 15%, जो आप 303 सीट जीते हो, इसका 15% मात्र 15% ही मंत्री बन पाएंगे, यानी कि क्या बन पाएंगे भैया, मंत्रिमंडल, मतलब कि मंत्री, उनको मंत्री का पद मिलेगा 15%, ये बातें कही गई हैं। तो यह बातें थोड़ी सी थी जानकारी के लिए, आपको पता हो गया। अब आप देखिए, आपको पता है जो लोकसभा है वह 81 में है, आर्टिकल 81 में है। अब इस 552 में से अगर देखा जाए, रियल वाला देख लेते हैं, इस समय तो 545 है, 545 इस समय है, इसका भी आप निकाल लेंगे इस आधार पे, जैसे हम इसको बता रहे हैं। देखिए इस 552 में से जो राज्यसभा, मतलब कि राज्यों से जो चुन के आते हैं, वो राज्यों से जो चुने जाते हैं राज्य द्वारा 530 होते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश द्वारा होते हैं भैया वो 20 होते हैं। 530 और 5 प्लस 20 कितना हो गया, 550। और जो 2 होता है वह हमारे राष्ट्रपति के विवेक के अनुसार चुना जाता है, मतलब एंग्लो इंडियन कर दीजिए, मतलब कि विवेक के अनुसार, आंग्ल भारतीय होते हैं, है ना, आंग्ल भारतीय होते हैं। तो इस 530 के बारे में हम बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा, ये तो केंद्र शासित के लिए हो गया, ये 530 राज्यों के लिए हो गया। अब यहाँ पे चुनाव कैसे होता है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, जब राज्य की बात आती है तो वहाँ जनसंख्या की बात भी आती है। अब बताइए हमारी यूपी की जनसंख्या कितनी है, लगभग मान लेते हैं 20 करोड़ है, लगभग 20 करोड़ होते हैं, वैसे 19 दशमलव कुछ है, समथिंग है, तो हम लगभग 20 करोड़ मान लेते हैं। मतलब पूरे भारत की जनसंख्या का अगर हम 10% निकाल दें ना, 10%, तो आ जाता है यूपी की जनसंख्या, है ना। इस तरह आप याद कर सकते हैं। पूरी भारत की जनसंख्या कितनी है, हमारे प्रधानमंत्री बोला करते हैं 225 करोड़, 225 करोड़, 125 करोड़, 125 करोड़, 225 करोड़ नहीं, 125 करोड़ की जनसंख्या ऐसे बोला करते हैं। लेकिन इस बार का जो आपका जनगणना होगा ना, उसमें 130 देखिएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो याद रखेंगे 20 करोड़ जनसंख्या। अब जहां पे जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी वहां पे लोकसभा की सीट उतनी ज्यादा होगी। तो आपको हमने बताया था कि 80 लोकसभा की सीट है, सबसे ज्यादा यूपी में, फिर उसके बाद 48 है महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद 42 है कहाँ पे, 42 कहाँ पे भैया, 42 कहाँ पे है, 42 है हमारा पश्चिम बंगाल में। जो 40 है, 40 कहाँ पे है, 40 कहाँ पे है, बिहार में है। तो ये मैक्सिमम सीट जो निर्धारित होती है लोकसभा की, वो जनसंख्या के आधारित होती है। ये बात आपको घर कर जाना चाहिए। अब देखिए हमने एक बात और बता चुका है आपको कि जो पीएम का चुनाव होता है, हम तो चुनते हैं अपने जिले के बेटा, हम एमपी को चुनते हैं, मतलब कि सांसद को चुनते हैं, अपने जिला के, मतलब अपने शहर के हम सांसद को चुनते हैं। सांसद जैसे मोदी जी हैं बनारस के, तो मोदी जी को हम चुनेंगे। अब वो बन जाएंगे हमारे यहाँ के सांसद, जीत गए तो उनका वो प्रतिनिधित्व करेंगे कहाँ पे, लोकसभा में। वो जीत गए लोकसभा में, उनकी मेजोरिटी, मतलब कि वो हमारे क्षेत्र से जीत गए। इसी तरह जिस पार्टी की मेजोरिटी बन जाती है, उस पार्टी के जो अच्छे प्रवर्तक होते हैं, अच्छे कह लीजिए कि एक तरह से अच्छे संचालक होते हैं, है ना, अच्छे प्रतिनिधित्वकर्ता होते हैं, उनको राष्ट्रपति क्या करती है, राष्ट्रपति क्या करती है, मनोनीत करती है। उस मनोनय में उसको चुना जाता है जो अच्छे होते हैं, जिनको सभी लोग चाहते हैं। उस पार्टी के सारे मेंबर जिस मेंबर की तरफ वोट करेंगे, जिस मेंबर की तरफ आकर्षक होंगे, जिस मेंबर की सारी बातें मानेंगे, जैसे कोई पार्टी या फिर कोई संगठन तभी चल पाता है जब उसका नेता अच्छा हो, कैसा हो, मोदी जैसा हो, है ना बेटा, तभी वह क्या करता है, किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व अच्छे से कर पाता है ना, कर पाता है कि नहीं बेटा। तो इस आधार पे राष्ट्रपति को हक है कि राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार प्रधानमंत्री को एक तरह से 5 साल के लिए चुनता है, 5 साल के लिए चुन लेता है, मतलब कि मनोनीत कर लेता है। अब हमारे प्रधानमंत्री को चुन लिया, मतलब मनोनीत कर लिया, तो याद रखेंगे हमारे प्रधानमंत्री मनोनीत हो गए। अब हमारे प्रधानमंत्री जिसको राष्ट्रपति मनोनीत कर लिया है, शपथ दिलवा दिया है, वही हो जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री बेटा। तो इस तरह प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा, निर्वाचन तो हम करते हैं निर्वाचक मंडल के अनुसार। निर्वाचन जो आपका एक होता है, निर्वाचक मंडल अलग से होता है, उसके अनुसार हम निर्वाचन करते हैं एमपी को। लेकिन चुने जाते हैं क्या, राज्यों से अलग अलग एमपी, सॉरी शहर से, अपने जिलों से। अब वही जो एमपी हो जाते हैं, अगर हमारे पास 303 सीट हैं, तो 303 में से जो अत्यधिक प्रतिनिधित्व करता होगा, जो अत्यधिक कह लीजिए कार्यकुशल होगा, उसको राष्ट्रपति चुन लेता है।
पीएम बना देता है, तो पीएम हो जाते हैं बेटा। इतनी बातें अगर आप सुन लेते हैं, ध्यान से इसको नोट कर लेते हैं, तो आपको यहाँ से कुछ भी गलत करने के कोई भी एक तिनका भी चांस नहीं बेटा, क्योंकि विधिवत आपको बताया गया है, आप इसे नोट कर लेंगे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, कल बोल रहे थे जैसे कि नेहा पांडे जी हैं और लवकुश जी हैं, तो मतलब बहुत सारे छात्र हैं, हम किसी का नाम पर्टिकुलर नहीं ले रहे हैं। तो बहुत सारे छात्र हैं जो कि बोल रहे थे कि राष्ट्रपति का जो वेतन है, कल नहीं परसों वाले क्लास में, तो बोल रहे थे कि सर 1.5 लाख है। नहीं बेटा, 1.5 लाख था, 1.5 लाख इनका वेतन था, लेकिन 2017 के बाद जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका वेतन 5 लाख हो गया है। 5 लाख हो गया बेटा, याद रखेंगे 5 लाख हो गया। अगर बात करें जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हमारे हैं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जो इस समय है, या फिर कोई भी उपराष्ट्रपति हो, उसका इस समय वेतन 2017 के बाद कितना है तो बता देंगे 4 लाख है। इसमें वेतन भत्ते वगैरह सब इंक्लूड हैं, भत्ते हो गए सब सारे इंक्लूड है बेटा, याद रखेंगे, है ना। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का वेतन पता है कितना है? प्रधानमंत्री का वेतन बेटा मात्र जो अनेक मंत्री होते हैं उनसे 10,000 ज़्यादा है, 10,000 ज़्यादा है, मतलब 60,000 ज़्यादा है, 10,000 नहीं बेटा 60,000 ज़्यादा है, मतलब 1,60,000, 1,60,000 वेतन है, 1,60,000 बेटा, इतना वेतन है हमारे पीएम का, ये चीज़ याद रखेंगे। देख लीजिए कितना कम वेतन है ना। तो इतना मानिएगा यह वेतन है, आप इसे याद रखेंगे। जैसे कि हम बोले सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हमारे उच्चतम कह लीजिए कि जो इस समय आरबीआई के आपके जो आरबीआई के राज्यपाल मतलब कि अध्यक्ष होते हैं है ना, तो उन सब का वेतन ये 2,80,000 है इस समय, है ना। तो आप याद करेंगे इसमें संशोधन हुआ है, इसमें जो आपकी नई प्रणाली आई थी ना, उसके अनुसार 2017 के बाद वेतन में चेंजेस देखने को मिले हैं हमको। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इससे आप थोड़ा सा अपडेट हो जाइए, है ना। तो आप कभी नहीं बोलेंगे कि 1.5 लाख है हमारे राष्ट्रपति का वेतन, कितना है 5 लाख है, 5 लाख है बेटा, याद रखेंगे, है ना। इतनी बातें रहीं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हैं तो हम यह कहते हैं आप एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे आगे जाके, और आप हर एग्जाम में बैठने के काबिल बन पाओगे, है ना। तो चलिए विदा लेते हैं, वेट करिएगा। अब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, अगली वीडियो राष्ट्रपति के बारे में आएगी विधिवत, जैसे आज बताया गया उसी तरह आपको हर रोज सारी वीडियो में मजे लेकर पढ़िए, आप सारी वीडियो में मजा लेकर पढ़ाया भी जाएगा। हमारे रसगुल्लों, हमारे शेर और शेरनियों, फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार, और सारे क्लास को रिवीजन पे ध्यान दीजिए थोड़ा, है ना। यहाँ से सुपर टेट में भी क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा ना सोचें कि सुपर टेट में नहीं पूछा जाएगा बेटा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, फटाफट सारे लोग शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।